बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल, मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल। खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले दुनिया पिछले कुछ दिनों से जिस डर में सहमी जा रही थी, वो खतरा अब खुलकर सामने आ चुका है। रूस की सेना यूक्रेन में घुस चुकी है। खबरों के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क में रूसी सेना की गाड़ियां धड़ल्ले से देखी जा रही हैं। यही नहीं, रूस ने अब यूक्रेन के 2 क्षेत्रों को अलग देश के रूप में मान्यता दे दी है। इस मुद्दे पर यूएन में आपात बैठक बुली भी हुई है। ऐसे में अब विश्व की दोनों महाशक्तियां खुलकर आमने सामने आ चुकी हैं। अमेरिका ने कहा है कि पुतिन ने मिन्स्क समझौते की धज्जियां उड़ा दी हैं, तो रूस का कहना है कि मिन्स्क समझौते में रूस साझेदार था ही नहीं। अमेरिका ने विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों को मान्यता को गलत बताया है, तो रूस ने पश्चिमी देशों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। यानी यूक्रेन की यह लड़ाई अब रूस बनाम अमेरिका में तब्दील होती भी दिख रही है। अब वहीं पुतिन के इस फैसले को यूक्रेन पर उनके नए दांव के तौर पर देखा जा रहा है। अब आपको एक मैप के जरिए दिखाते हैं कि रूस ने यूक्रेन के जिन 2 प्रांतों को अलग देश की मान्यता दी है वो कहां है और इस फैसले का क्या असर होगा। सबसे पहला असर यह होगा कि पुतिन के इस कदम के बाद युद्ध तक तय लग रहा है। साथ ही यह भी माना जा रहा है कि रूस की तरफ से विद्रोहियों के कब्जे वाले डोनेस्क और लुहांस्क प्रांत को अलग देश की मान्यता देने से पूर्वी यूक्रेन में लंबे समय से चल रहा विवाद और भड़केगा। साथ ही इस एरिया में शांति बनाने की कोशिशों को भी धक्का लगेगा। अब आप देखें कि लुहांस्क और डोनेस्क के से अगर आप पश्चिमी यूक्रेन की तरफ जाएं तो वहां पर नीप्रो नदी आती है, तो नदी के इस तरफ का हिस्सा उसको पूर्वी यूक्रेन कहा जाता है। और पूर्वी यूक्रेन के ये 2 जिले, यहां पर अधिकांश लोग रूसी मूल के भी हैं और यहां पर अलगाववाद काफी समय से चल रहा है और इसको हवा देने का दोष जो है वो व्लादिमीर पुतिन और रूस को पर भी लगाया जा रहा है। अगर इस मैप को आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक बफर जैसा क्रिएट करेगा, क्योंकि नीचे जो टापू आपको पीले में दिख रहा है क्रिमिया, उस पर वैसे ही रूस कब्जा कर चुका है। रूस ये चाहता था कि यूक्रेन, बेलारूस जो रूस यूक्रेन के ऊपर है, और बेलारूस और मोल्डोवा जो यूक्रेन के नीचे है, यहां पर नेटो की ताकतें ना आए, पश्चिमी ताकतें ना आए, ये बफर बना रहे इन देशों का, जो पूर्व सोवियत रूस के देश थे उनका बफर बना रहे और पश्चिमी ताकतें उनके पास तक, उनके द्वार तक ना पहुंचे। अब ऋषभ रंजन मिश्रा, भारतीय छात्र, हमारे साथ हैं यूक्रेन से लाइव। कर्नल उत्कर्ष राठौर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, यूक्रेन मामलों के जानकार हैं, वो भी मौजूद हैं। मैं ऋषभ से पहले जानना चाहूंगा। ऋषभ नमस्ते, आप कहां पे हैं ऋषभ? जी नमस्कार। मैं अभी पश्चिमी यूक्रेन में हूँ और यहाँ के हालात अभी सामान्य नहीं है। बहुत अफरा तफरी का माहौल यहाँ बन चुका है और लोग यहाँ से जल्द जितने भी हम स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया की ओर अब रवाना हो गए हैं। जी, तो क्या यूनिवर्सिटी ने भी कह दिया है कि यूनिवर्सिटी बंद करने का वो समय आ चुका है, आप जाइए यहाँ से? यूनिवर्सिटी ने भी अब कह दिया है कि अब आप जाइए और यही बेहतर है सबके लिए, जितने भी हम इंडियन स्टूडेंट्स हैं यूक्रेन में, कि आप जल्द से जल्द अपने घर चले जाइए। तो अभी हमारा वही है कि हमें यहाँ से निकलना है, बस अब यहाँ रहना अब थोड़ा हमारे लिए सही नहीं है। तो आपके इसमें कोई एमडी ग्रुप है जो कि एम्बेसी से टच में है, एमडी हाउस, तो अगर वो टच में है तो वहां से क्या मैसेजिंग है? ऋषभ, आपको मेरी आवाज आ रही है? ऋषभ, आपको मेरी आवाज आ रही है? अब ऋषभ से फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। ऋषभ से अब फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। उत्कर्ष राठौर जी इस वक्त हैं। कर्नल साहब, ये रूस का कहना ये है कि हम वादा खिलाफी नहीं कर रहे हैं, नेटो और पश्चिमी ताकतें कर रहे हैं, क्योंकि 1997 में ये वादा किया गया था कि कोई भी
इस तरफ नहीं आएगा, ईस्ट की तरफ नेटो अग्रसर नहीं होगा। लेकिन पिछले 30 सालों में हम देख रहे हैं करीब 20-22 देश हैं जो अब नेटो में फॉर्मली शामिल हो चुके हैं, और नेटो बिल्कुल रूस के द्वार पर आकर खड़ा हुआ है। राष्ट्रपति पुतिन की जो सबसे बड़ी डर है वो ये है कि यूक्रेन नेटो में शामिल न हो जाए, और उसके चलते इस तरीके के हालात बन गए या बना दिए गए जो आज आपके सामने हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि जहाँ तक ब्रिंकमैनशिप और रिस्क टेकिंग की बात आती है इंटरनेशनल रिलेशंस में, पुतिन का कोई सानी नहीं है। और ये चीज़ पुतिन बखूबी जानते हैं कि जो बाइडेन जब उनको ये कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक चीन उनके साथ है। चीन के साथ पाने के बाद रूस ने वही किया जिसका सभी को डर था, आशंका थी। ये बात लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि रूस यूक्रेन में घुसेगा, और उसके लिए उन्होंने एक अच्छा बहाना ढूंढा कि लुगांस्क और डोनेट्स्क प्रोविंस को ये पीपल्स रिपब्लिक के तौर पर मान्यता दे दी गई, और पीस कीपिंग के तौर पे वो अंदर आ गए। यूक्रेनियन सेना रूस की सेना का मुकाबला नहीं कर सकती। आप कह रहे थे कि वेस्टर्न ताकतें उनकी मदद करेंगी। वो मदद कौन सी मदद है? अगर वो सैन्य मदद नहीं करना चाहते तो यूनाइटेड नेशंस की मदद से रूस पीछे हटने वाला लगता नहीं है। ये सैंक्शन से भी पीछे हटने वाले अब नहीं लगते, क्योंकि उन्होंने अपने सारे दांव और अपने मूवमेंट सोच समझ के किए। आज की तारीख में अगर रूस की सेना अंतोगत्वा यूक्रेनियन सेना से लुगांस्क और डोनेट्स्क प्रोविंस के हेल्ड अप एरियाज के आगे जाकर मिलती है, तो यूरोप में यूक्रेन का नक्शा क्या होगा वो जानने का विषय है। आज की तारीख में एक चीज और भी है, रूस के पास दो बड़े प्लान और उनकी इच्छाएं हैं। वो एक ये है कि क्रीमिया के साथ लुगांस्क और डोनेट्स्क प्रोविंस को जोड़ा जाए ताकि रूस को लैंड रूट मिल सके। और अगर वो चाहते हैं कि यूक्रेन में एक सत्ता परिवर्तन किया जाए, जो जेलेंस्की हैं, जो प्रो वेस्ट हैं, उन्हें हटाया जाए और बाकी पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट में भी उनकी दखल अंदाजी हो, तो मैं समझता हूं कि पुतिन कीव पर भी हमला कर सकते हैं, जो यूक्रेन की राजधानी है और बेलारूस से बहुत दूर नहीं है। जी, आज की तारीख में बेलारूस में भी रूसी फोर्सें हैं जी, तीन और तरफ क्रीमिया में भी हैं। जी, 3 जगह से उन्होंने घेरा है, 3 या 4 जगह से, क्योंकि मोल्डोवा में भी उन्होंने घुसने की कोशिश की है, क्रीमिया में तो ऑलरेडी स्टेशनड है, और अगर दूसरी ऊपर देखें तो बेलारूस, जैसा आपने कहा, कीव से बिल्कुल सट के है, तो बेलारूस में भी रूसी फौजें मौजूद हैं। कर्नल साहब, मैं बस ऋषभ से 2 सवाल और कर फिर वापस आपकी ओर रुख करूंगा, और फिर मैं हमारे दूसरे जो गेस्ट हैं संदीप त्रिपाठी जी, उनसे भी बात करूंगा। ऋषभ, आप मुझे ये बताइए, अभी फिलहाल आपके वहाँ कोई ग्रुप है, कोई संस्था है जो कि इंडियन एम्बेसी, भारतीय दूतावास से संपर्क में है, और उनकी तरफ से क्या अपडेट है? जी, हमारे यहाँ पे जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव है, जिनके अंडर में हम लोग यहाँ रहते हैं, हमारा यहाँ पे एडमिशंस होता है, तो उन्होंने बात की है इंडियन एम्बेसी से कि आप इनको जल्द से जल्द जितने भी यहाँ मेरे सिटी में स्टूडेंट्स हैं उनको इवैक्यूएट किया जाए। और सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है अभी कि जो फ्लाइट का जो प्राइसेस है वो 3 टाइम्स 4 टाइम्स हो गया है, जिसके कारण हम लोगों को थोड़ी सी असुविधा हो रही है कि कैसे फ्लाइट को बुक किया जाए। 25,000 का फ्लाइट अगर आपको 60,000 में मिलेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है कि अचानक से कैसे इसको किया जाए। कुछ एक्स्ट्रा फ्लाइट्स आ रही हैं, उसकी जानकारी आपको मिली है? आप जहां पे रहते हैं वहां से किएव या जो निकटतम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है वो कितनी दूर है? जहां पे हम रहते हैं वहां से 2 एयरपोर्ट जाती है, एक कीव जो यहाँ की कैपिटल है, हाँ, और एक लवीव। हाँ, तो लवीव से बहुत सारी उड़ानें नहीं भरी जाती हैं। मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो कीव ही जाते हैं, जिसका 5 से 6 घंटा ट्रेन के थ्रू लगती है। तो मेन प्रॉब्लम हमें ये आ रही है कि
प्राइस जो है फ्लाइट का उसको कम किया जाए, हम सरकार से यह गुजारिश करते हैं, अनुरोध करते हैं। जी। पर आपके पास क्या आप जहाँ पे हैं, जिस यूनिवर्सिटी में है, वो क्या किसी और यूरोपीय देश के निकट है, रोमानिया के बॉर्डर के पास है, या कहीं और कोई ऑप्शन है कि जहाँ आप जा सकते हैं? एक्चुअली हम जिस जगह पे रहते हैं, हम पश्चिमी यूक्रेन में रहते हैं। तो पश्चिमी यूक्रेन जो है वो पोलैंड के बहुत नजदीक है। हाँ। तो अगर ईश्वर ना करे ऐसा हो, अगर स्थिति नियंत्रण से हाथ निकल जाती है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक रास्ता है कि हम बगल में एक पोलैंड जगह है, देश है, वहां पे हम जाकर के सुरक्षित हो सकते हैं, जिसकी मुझे नहीं लग रही कि जरूरत पड़ सकती है। हमारी इंडियन एम्बेसी इस काबिल है कि हमें यहाँ से इवैक्यूएट इजिली करा सके। तो आप पोलैंड से ज्यादा आप वापस अपने घर लौटना चाहेंगे? आप भारत में कहाँ से हैं ऋषभ? जी हम पटना बिहार से बिलोंग करते हैं। आप जी। पटना बिहार से बिलोंग करते हैं? बिल्कुल, अपने हम घर चाह रहे हैं कि हम अपने घर चले जाएं जल्द से जल्द। घर तो आपके घर वाले क्या कह रहे हैं? आपके माता पिता, आपके परिजन जो हैं वो भी चिंतित होंगे, वो क्या कह रहे हैं? उनका वो जब मीडिया में वो जब देख रहे हैं कि वहाँ के हालात क्या हैं और रशियन आर्मी जब इंटर कर रही है यूक्रेन के इलाकों में, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय उनके लिए है कि कल को क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। कल हो सकता है कि हमें ईश्वर ना करे लेकिन खाने पीने की कोई दिक्कत हो गई, तो इन सब को लेकर के वो चिंतित है, कहीं इंटरनेट कनेक्शन बंद ना हो जाए। जैसे कि हम सुनने में आ रहा है कि साइबर अटैक समथिंग लाइक दैट शुरू होने वाली है। तो यह चिंता का विषय हर इंडियन पेरेंट्स को है। जी। और लेकिन हमें भरोसा है कि इंडियन एम्बेसी हमें यहाँ से इवैक्यूएट कर लेगी और कर भी रही है। जी। करीब 18 से 20 हजार वहाँ पर छात्र हैं पूरे यूक्रेन में, समस्त यूक्रेन में, और वहाँ पर मार्शल लॉ लगाने की बात हो रही थी। क्या उसका ऐलान हुआ है ऋषभ? इस बारे में हमें पता नहीं है कंफर्म कि हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन हालात यहाँ पे अब सामान्य नहीं, हम इतना जरूर कहेंगे आपको। पश्चिमी यूक्रेन से बिलोंग करते हैं, मगर फिर भी कह रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी आ गई है। जी जी जी, क्योंकि पश्चिमी यूक्रेन में स्थिति और उतनी गंभीर नहीं है जितनी पूर्वी यूक्रेन में है, ये आप भी बताते हैं और हमारे विशेषज्ञ भी बता रहे हैं, क्योंकि एक नदी है जो कि यूक्रेन को कहीं ना कहीं बांट देती है, पश्चिम और पूर्वी यूक्रेन में, उसको दनीप्रो रिवर कहा जाता है। तो उस नदी के उस तरफ, उस पार यानी पूर्वी तरफ जो है, वहीं पर पूरा बवाल चल रहा है। और जितने भी तकलीफें हैं, लुहांस का ये जो प्रोविंस है या डोनेट्स्क का प्रोविंस है, जिसको कि अब इंडिपेंडेंट राष्ट्र, स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी है व्लादिमीर पुतिन ने और अपनी सेनाएं घुसाई, ये सब उसी तरफ हैं। पोल्डोवा जैसे शहर, सुमी, खार्किव, ये सब वहीं पे। ओडेसा जो जगह है वहाँ पर भी कुछ छात्र हैं, वो वहीं तटीय इलाका है, वहाँ से क्रीमिया बहुत नज़दीक है, तो रूस ने वहाँ पर भी अपनी सेना तैनात की है। अब वैसे तो युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच कहा जा रहा है, लेकिन रूस के सामने मुख्य रूप से अमेरिका खड़ा है, और असली लड़ाई अमेरिकी ताकतें और रूस के बीच है। यूक्रेन तो बहाना मात्र है। रूसी राष्ट्रपति के ताज़ा ऐलान के बाद अमेरिका की तरफ से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कहा गया कि पुतिन ने मिन्स्क समझौते की धज्जियां उड़ा दी हैं। इस पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रूस ने कहा कि मिन्स्क समझौते में रूस साझेदार था ही नहीं। अमेरिका का कहना है कि विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों को मान्यता देना गलत है। वहीं रूस का कहना है कि पूरे मामले में पश्चिमी देशों की नकारात्मक भूमिका है। अमेरिका रूस के फैसले को यूक्रेन की संप्रभुता पर हमला बता रहा है, जबकि रूस के प्रतिनिधि ने कहा कि वो कूटनीतिक समाधान के लिए तैयार हैं, डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन के लिए तैयार हैं। और डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन में रूस का यही कहना है कि ये नेटो की ताकतें पीछे जाएं, अमेरिका पीछे जाए, इन देशों को साफ कहा जाए कि आप नेटो में अपने आप को विलय नहीं करेंगे। यानी ये एक सिक्योरिटी समझौता है डिफेंस का, नेटो, उसमें आप समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि उसके वजह से सारी जो पश्चिमी ताकतें हैं वो रूस के द्वार तक आकर खड़ी हो सकती हैं। अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिकी प्रतिनिधि लिंडा थॉमस ने पूर्वी यूक्रेन में सेना तैनात करने के रूस के दावे को पूरी तरह से खोखला बताया है। अमेरिका ने कहा कि उन्हें रूस के प्लान की पूरी जानकारी है। He has since announced that he will place Russian troops in these regions. He calls them peacekeepers. This is nonsense. We know what they really are. In doing so, he has put before the world a choice. We must meet the moment and we must not look away. डॉक्टर संदीप त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर त्रिपाठी, एक मॉन्ट्रो एक्ट है जिसकी वजह से अमेरिका किसी और देश को उसके पास नहीं आने देता।
अब वो अपने एरिया की पूरी तरह से हिफाजत करता है और सबको धकेल देता है पीछे। अब यहां पर रूस का कहना है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम एक बफर बना के रखोगे पश्चिमी देशों और रूस के बीच में, अर्स्टवाइल सोवियत रूस जिसे कहा जाता है, उन देशों के बीच में। पर पिछले 20 साल में नेटो ने आगे आगे बढ़ते बढ़ते सीधा अब तो ऊपर लिथुआनिया और एस्टोनिया भी वहां पर आ गए हैं। अब बात सिर्फ बेलारूस, यूक्रेन की है और जॉर्जिया की है, नहीं तो ऑलमोस्ट सारे देश जो हैं अब अपने आप को नेटो में जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो रूस कह रहा है कि आप मेरे घर पे आ रहे हो, मैं आपके घर पे आ रहा हूं। यही सवाल रूस का है। डॉक्टर त्रिपाठी, डॉक्टर त्रिपाठी, आपको मेरी आवाज आ रही है? कर्नल साहब, वुड यू वांट टू टेक दैट क्वेश्चन? हम जरा कोशिश करेंगे कि डॉक्टर त्रिपाठी से ऑडियो फिर से सेट कर सके। हाँ, अब आ रही है उनकी आवाज। डॉक्टर त्रिपाठी, कैन यू हियर मी? संदीप त्रिपाठी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? उनसे जरा ऑडियो पैच करने की कोशिश करेंगे। देखिए, कर्नल राठौड़ जी, रूस की चिंता जायज़ है। नेटो के जिस तरीके से नेटो रूस के पास और पास आता जा रहा है, यूक्रेन यूरोप का सबसे बड़ा देश है। यूक्रेन आर्थिक रूप से भी अच्छा देश है, और अगर वो नेटो ज्वाइन करता है तो कहीं ना कहीं ये रूस के लिए चुनौती बनता है। CIS कंट्रीज जरूर बन गई, लेकिन रशिया आज भी रूस चाहता है कि वो सारी कंट्रीज उसके प्रभुत्व में रहें और उसकी बात माने। आपने कई देशों के नाम लिए जो कि रूस के साथ नहीं हैं। जी, ये अभी एक अपडेट आया है कर्नल राठौर की यूरोपियन यूनियन की आज पेरिस में बैठक होने वाली है। अब यूरोपियन यूनियन इस पर क्या प्रतिक्रिया जाहिर करता है, व्यक्त करता है, वो देखना पड़ेगा। क्या ये देश कुछ खास कर पाएंगे या फिर वो पूरी तरह से अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी पर ही निर्भर है? कर्नल राठौर, जो संगठन है वो बात करेंगे कि रूस पे क्या सैंक्शंस लग सकते, और हर देश अपने अपने हितों का रक्षण करते हुए सैंक्शन की बात करेगा। लेकिन यूरोप के अंदर फ्रांस और इंग्लैंड दोनों, इंग्लैंड हालांकि यूरोपियन यूनियन में नहीं है, लेकिन दोनों ने खुल के सैंक्शंस की बात की है। सैंक्शंस लगेंगे रूस पे, और मेरे ख्याल से रूस इसके लिए तैयार है। इसका आर्थिक असर रूस के बाजारों पे और रूस की मुद्रा पे देखा जा सकता है जी। और सबसे बड़ी बात जो है जिसमें कि भारत की भी चिंता जायज़ है, वो ये है कि इस तरीके के शो ऑफ में और शो डाउन में भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खासकर तेल की कीमतों में क्या असर देखा जाएगा, जो एक बड़ी चीज़ है। लेकिन पश्चिमी देशों को आज ये फैसला लेना पड़ेगा कि रूस को कैसे रोका जाए। डिप्लोमेटिक और सैंक्शन से रूस रुकने वाला नहीं दिखता। बिल्कुल। क्या पश्चिमी देश जी ये फैसला ले सकते हैं कि मिलिटरीली रूस को रोका जाए और यूक्रेन की मदद में अपनी सेनाएं भेजी जाएं? एक बड़ा सवाल है। और इतना खर्चा क्या वो उठा सकते हैं? अफगानिस्तान से वापसी इसीलिए की थी क्योंकि वो खर्चा नहीं उठा सकते थे, और उनको घर पर भी काफ़ी प्रेशर था कि हम दूसरे देशों में जाकर वहाँ पर लड़ाइयाँ क्यों लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रूस अगर इन देशों पर आर्थिक तौर से निर्भर है तो कहीं ना कहीं ये देश भी रूस पर निर्भर है। जर्मनी कम से कम 50% अपना गैस रूस से मंगवाता है। फ्रांस भी निर्भर है, जो गैस है वो रूस से ही आता है। कई सारे यूरोपीय देश हैं जो आर्थिक तौर पर रूस पर भी निर्भर है। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, आप क्या कहेंगे, क्या यह मसला सुलझता हुआ दिख रहा है या और भी उलझता हुआ दिख रहा है? देखिए, मेरा मानना ये है कि ये जो मसला चल रहा है ये सुलझने के तो आसार मुझे नहीं दिख रहे हैं। जिस तरह से कल राष्ट्रपति पुतिन ने डोनबास के 2 प्रांतों को एज इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर किया, तो आज आप देखिए, आज की प्रतिक्रिया देखिए पश्चिमी देशों की कि वो पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। लेकिन ये पूरा तरह से एक रणनीति का हिस्सा था व्लादिमीर पुतिन का कि हम अटैक नहीं करेंगे, इन्वेड नहीं करेंगे, लेकिन जो डोनबास का रीजन है, लुहांस्क और डोनेस्क, उस दोनों रीजन को एज इंडिपेंडेंट नेशन का दर्जा देंगे
और साथ ही वहां पर जिस तरह से अपनी सेना भेजी पीस कीपिंग ऑपरेशन के तहत, ये बताता है कि पुतिन के ये पूरी स्ट्रैटेजी कैलकुलेशन का हिस्सा था। और रही बात, आपने भी सवाल किया कि जर्मनी फ्रांस के गैस का सवाल, कि देखिए इसीलिए यही कारण है कि लगातार ओलाफ सोल्ज और इमानुएल मैक्रोन ये कोशिश करते नजर आए हैं अभी तक कि ये मसला सुलझ जाए, क्योंकि ये सीधे तौर से आर्थिक हित रूस और जर्मनी फ्रांस के जुड़े हुए हैं। एक लंबे अरसे तक यूरोप और रूस के बीच एक दूरियां थी। जर्मनी नहीं चाहता है, फ्रांस नहीं चाहता है कि इस यूक्रेन के बहाने फिर से दूरियां बने और हमारे जो आर्थिक हित हैं उनको नुकसान पहुंचे, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 40% नेचुरल गैस सीधे रूस से यूरोप की ओर जाता है जी। और जिसमें से 55% नेचुरल गैस सीधे जर्मनी रूस से जो है इंपोर्ट करता है। तो कहने का यहाँ पर आशय ये है कि ये पूरी तरह से मामला आर्थिक रूप से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन पुतिन जो बार बार ये कहते आए हैं कि नाटो का विस्तार जो हो रहा है और यूक्रेन की जो मंशा है नाटो का सदस्य बनने के लिए, कल के अपने उद्घोषण में राष्ट्र के संबोधन में आप देखिए दो अहम बातें थी। एक बात ये थी, उन्होंने बताया रूस की जनता को कि यूक्रेन का नाटो में जाना ये हमारे अस्तित्व के लिए चुनौती है, पहली बात। दूसरा, उन्होंने बताया कि जो ये डोनबास का रीजन है, इस रीजन में यूक्रेन लगातार परक्यूशन कर रहा है और यहाँ पर रसिफाइड लोग हैं, दैट मींस कि यहाँ पर रूसी स्पीकिंग पर्सन है, रूसी भाषा को बोलने वाले लोग हैं। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण बोली अपनी जस्टिफिकेशन में कि यूक्रेन कभी नेशन नहीं रहा, ये बड़ी बात पुतिन ने बोली अपने संबोधन जी। उन्होंने कहा कि ये हमारा मदरलैंड, कल्चरली, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और इथनिक दृष्टिकोण से ये पूरे का पूरे जो जस्टिफिकेशन पुतिन कर रहा है वो ये रहा है कि यूक्रेन को वेस्ट का हिस्सा न बनाया जाए, पश्चिमी का हिस्सा न बनाया जाए। ऐतिहासिक रूप से ये सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा है और उसी सोवियत यूनियन के कंसेप्ट को पुतिन लगातार ग्लोरिफिकेशन को रिस्टोर की कोशिश कर रहे हैं। जी, देखिए कहीं ना कहीं व्लादिमीर पुतिन का ये भी कहना है कि अगर आप और इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर किया जी, और यहाँ पर कल जो घटना हुई डोनबास रीजन में लुहांस और डोनेट्स्क की, तो ये सारी कवायद पुतिन की है कि किस तरह से हम इस जोन को पश्चिमी के ताकतों से मुक्त कराएं और अपने अगर देखा जाए तो वहां पर पुलडावा में पटाखे छोड़े गए थे जब पुतिन ने ऐलान किया कि मैं इनको इंडिपेंडेंट नेशन का दर्जा देता हूं, इनको रिकॉग्नाइज करता हूं, इन दो रीजन्स को, डोनेट्स्क और लुहांस्क को। लेकिन दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं ये भी आर्ग्यूमेंट है कि जो पश्चिमी ताकतें हैं वो पूर्व की तरफ बढ़ती जा रही थी, और ये क्यों बढ़ रही थी। 2014 में भी हमने इसकी बात देखी थी जब क्रीमिया पर इन्होंने पुतिन ने घुसकर कब्जा कर लिया, क्योंकि वहां पर भी नेटो की ताकतें और वेस्ट जो है घुसकर क्रीमिया में घुसकर पूरे ब्लैक सी को कैप्चर करने की बात कर रहे थे कि वहां पर फिर रूस का मूवमेंट पूरी तरह से रुक जाता। तो कहीं ना कहीं ये जो वॉर है इस पर कई लोग एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि देखिए अमेरिका गलती कर रहा है, रूस उसका दुश्मन नहीं है, रूस से दुश्मनी मोलने का और कोल्ड वॉर को फिर से या उस कोल्ड वॉर के टाइम को फिर से आगे करने की बात जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपका फोकस जो है वो चीन पर होना चाहिए, क्योंकि चीन अगर रूस को सपोर्ट कर रहा है तो वो भी एक छुपी हुई मंशा की वजह से कर रहा है। और अगर रूस इस तरह से आगे बढ़ता है तो चीन अगर ताइवान पे हमला करे या फिर आगे यहाँ इस रीजन में ताजिकिस्तान और उस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए और भी ज्यादा इधर बढ़ने की कोशिश करे, तो आप क्या कीजिएगा, कैसे इसको रोकिएगा। कई लोगों का यह कहना है कि भारत को पूरी तरह सचेत रहने की जरूरत है, हमारे वहां पर भारतीय मूल के जो लोग हैं उनको वापस लाना ही नहीं, हमको हमारी सीमा पर भी सुरक्षा एकदम मुस्तैद करनी होगी, क्योंकि चीन हरकत कर सकता है। कर्नल राठौर, अभी थोड़ी देर में 1:25 पर सुब्रमण्यम जयशंकर जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो यूरोपियन मिनिस्टरियल फोरम पे बोलने वाले हैं, इंडो पैसिफिक पर बात होगी, तब उनकी बात होगी। आज सुबह हमने देखा एम्बेसडर तिरुमूर्ति ने भी कहा कि मिन्स्क के समझौते पर लौटने की जरूरत है। भारत का क्या रवैया होना चाहिए? देखिए आनंद, आपने एक बात बहुत सही कही है कि अगर आज यूक्रेन के फ्लैश पॉइंट पर बाकी देश चुप रहेंगे तो थैंक्स गिविंग के तौर पर जिन फ्लैश पॉइंट्स में चाइना एक स्टेक होल्डर है,
मसलन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या ताइवान जैसा आपने कहा, चाइना के पास और भी फ्लैश पॉइंट्स हैं। जी। इन पर चाइना रूस का समर्थन परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से चाहेगा। ये चीज हमारे सामने आ सकती है, अभी नहीं आ सकती है लेकिन निकट भविष्य में आ सकती है। जी। आप देखें तो अगर इस पूरे घटनाक्रम के अंदर ये चीज देखिए तो 2014 या 2000 से कर्नल राठौर, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं क्योंकि वहां अमित शाह भी प्रतापगढ़ में रैली को संबोधित कर रहे हैं, उस पर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार गरीबों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है, दलितों की सरकार है। जब हम कह रहे थे, इस समाजवादी पार्टी वाले मजाक उड़ा रहे थे। अखिलेश बाबू, आज मैं हिसाब देने भी आया हूं और आपका हिसाब मांगने भी आया। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में 1,67,00,000 माताओं को फ्री ऑफ कॉस्ट गैस का सिलेंडर दिया है। फ्री ऑफ कॉस्ट 1,67,00,000 गरीबों को गैस का चूल्हा दिया है। आप भाजपा सरकार बना दो, जिनके पास गैस का चूल्हा आया है उसको होली और दिवाली में 2 सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट भारतीय जनता पार्टी। माताओं, भाइयों, बहनों, स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 2,61,00,000 शौचालय बनाने का काम किया है, जिससे मेरी माताओं बहनों को शर्म महसूस न होने की। अखिलेश भाई, आप बता दो, आपकी सरकार रही, सपा बसपा बसपा सपा, ये बुआ भतीजा ने 15 साल राज किया। कभी शौचालय बने थे क्या? जरा जोर से बोलो, बने थे क्या? रानीगंज वालों, ये बिजली रानी कभी 24 घंटा आपके घर में आती थी क्या? आती थी क्या? बड़े बड़े शहरों में आती थी, हम गांव वालों के पास आती थी क्या? योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में 22 घंटा से 24 घंटा बिजली पहुंचाने का काम किया। 1,41,00,000 घरों में मुफ्त में बिजली का कनेक्शन पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी सरकार लगभग 42 लाख गरीबों को घर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है मित्रों। और मैं बताने आया हूं, एक बार फिर से योगी जी को मुख्यमंत्री बना दीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में। अरे सुनो, एक बार फिर से बना दो, पूरे उत्तर प्रदेश में हर गरीब को घर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। माताओं, भाइयों, बहनों, 2,54,00,000 लोगों को, 2,54,00,000 किसानों के बैंक अकाउंट में 6,000 रुपया सीधा भेजने का काम देश के नेता और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसमें 37,000 करोड़ रुपया भेजा है मित्रों उत्तर प्रदेश में। मैं आपको बताता हूं, एक बार फिर से सरकार बना दो, किसी भी किसान को 5 साल तक बिजली का बिल भरना नहीं पड़ेगा, बिजली मुफ्त में। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर
पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम। भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। पूरी दुनिया में मोदी जी ने एक संदेश भेजा है कि भारत की सेना और भारत की सीमा, उसके सामने आंख उठाकर कोई देख नहीं सकता, वरना दंडित किया जाता है, दंडित। माताओं, भाइयों बहनों, हमारे सांसद पीछे पड़े रहते हैं विकास के कामों के। हमारे धीरज ओझा भी अब पड़ेंगे। इस क्षेत्र के लिए ढेर सारे काम हमने किए। गंगा एक्सप्रेसवे की परियोजना से प्रतापगढ़ पूरा जनपद विकास के साथ जुड़ने वाला है। अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आतंकी होते हैं। उनका मकसद लोगों में भय फैलाना, डर का माहौल बनाना होता है। लेकिन सियासत में कभी कभी क्रूर आतंकियों पर भी कुछ लोग लचर रवैया दिखाते हैं। किस लिए? सिर्फ वोट की खेती के लिए, चुनाव में जीत के लिए, सत्ता के लिए। ऐसा ही कुछ हुआ समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकार में। आतंक से जुड़े 11 केस में पूर्व सरकारों ने लचर रवैया दिखाया था। यह गंभीर आरोप लगाया है देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से गृह मंत्री ने कहा कि इस तरह का रवैया सिर्फ सपा बसपा ने ही नहीं बल्कि कांग्रेस ने भी दिखाया। इनकी सरकारों में आतंकियों पर लचर रवैया दिखाया गया, यानी उन पर मरहम लगाया गया, उन्हें पुचकारा गया। शाह के इस बयान पर अब विरोधी सवाल उठा रहे हैं। तो ये लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बहुत बड़ा है। अभी जो है प्रधानमंत्री ने एक टेररिज्म का मुद्दा उठाया है। आज हरदोई से उन्होंने बोला, अभी अहमदाबाद में ब्लास्ट केस हुए तो उसमें 38 लोगों को फांसी की सजा और करीब 11 लोगों को आजीवन कारावास हुआ है। आज उन्होंने हरदोई से इस बात को उठाया और उन्होंने कहा कि सपा और बसपा के राज में इन टेररिस्ट लोगों को छोड़ दिया जाता था। नहीं, 11 ऐसे मामले हैं जी सपा बसपा के राज में जिसमें पोटा और यूएपीए लगाया था, उसको विड्रॉ कर लिया गया, जिसमें संकट मोचन के बम ब्लास्ट से लेके बहुत सारे मामले सेंसिटिव टाइप। आप देश की सुरक्षा के लिए क्या सोच रखते हो, उसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता को सपा बसपा ने देना पड़ेगा। अब आप एक बात समझ लीजिए कि जिन पर पोटा और यूएपीए लगा है, या तो आतंकवाद विरोधी कानूने लगे, वो हटाकर केस को हल्का कर आप किसकी मदद करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो? सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए? तो क्या बाकी के लोगों के वोट नहीं है? जो विक्टिम है उनके वोट नहीं है? और ये फील पूरे उत्तर प्रदेश में है और कांग्रेस के शासन में भी ढेर सारे ऐसे मामले आए देश भर में। आज मोदी जी के मुख्यमंत्री रहते आज एक केस इतने कम समय के अंदर, बॉम्ब ब्लास्ट के सारे केसों का एनालिसिस कर लीजिए, बहुत कम केसों में सजा हुई है। और इतनी बड़ी सजा की मात्रा जिसको पुलिस ने एज अ प्रोसिक्यूशन एफिशिएंसी के साथ कोर्ट को कन्विंस किया, कोर्ट ने एविडेंस को अप्रिशिएट करने के बाद सजा दी। तो टेररिज्म के मामले में भी सपा बसपा ये जातिवादी और तुष्टीकरण करने वाली पार्टियों का रवैया लचर रहा है। आतंकी संगठन, आतंकवादियों, आतंक पर एक लचर रवैया। फैजान खान बीएसपी से हमारे साथ हैं, राकेश त्रिपाठी बीजेपी से और फजील अहमद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। 2005 से 2009 और 2013 से 2017 के बीच, खासकर इस टाइम में ये आरोप लगाया गया है कि लचर रवैया रहा। फैजान खान, क्या कहेंगे आप? लचर रवैया रहा वो शख्स कह रहे हैं, आदरणीय हमारे अमित शाह जी गृह मंत्री, जब उनके सर गृह राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश के, उनके बेटे के केस में आप सब ने देखा,
जालियांवाला बाग भी इस घटना के सामने किसानों को थार जिनसे कुचलने के मामले में शर्मा सी जाएगी। इसके बावजूद 4 महीने में वो सच बाहर आ जाता है। ये क्या लचक कह रहे हैं पैदी आप? नहीं है। क्या कह रहे हैं मैं आप? पूछता हूं आपसे और क्या आपको कह रहे हैं आप? क्या लोग नहीं लखीमपुर समझते खीरी इस को बात को? जलियांवाला उसी बाग से जोड़ मामले रहे में हैं। लखीमपुर खीरी जेल को में जलियांवाला उनकी बाग से जोड़ रहे हैं। जमानत नहीं। आपके पास आपको आप एक पब्लिक पोस्ट पर है कि एक पार्टी के प्रवक्ता हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं। जलियांवाला बाग को आप लखीमपुर खीरी से जोड़ रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं फैजान खान आप? जलियांवाला बाग को आप किसी जलियांवाला बाग इतिहास में किसी और के साथ ना हो, ये आपको कहना चाहिए। निर्दोषों को हजारों की संख्या पर मारने वाली बात को और यहां पर लखीमपुर खीरी को जोड़ने की बात आप कर रहे हैं। इस तरह से राजनीतिक तूल दे रहे हैं किसी चीज को। क्या कोई कंपैरिजन होता है? आप ये बात क्यों भूल जाते हैं कि लखीमपुर खीरी में अगर चार को गाड़ी के नीचे रौंदा गया तो 4 को निर्मम तरीके से लाठी बेलों से लिंच किया गया था। वो लिंच करने वाले कौन है फैजान खान, मुझे बताइए ना। उन 4 लोगों की जान लेने वाले कौन है? और आशीष मिश्रा टेनी पर कार्रवाई चल रही है कि नहीं चल रही है? कोर्ट ने उसको बेल पे रिहा किया है। जिस तरह से आजम अब्दुल्ला को भी बाहर कोर्ट ने जेल पे रिहा किया है, बेल पे रिहा किया है। देखिए, कोर्ट ने बेल दी है, बेल पे बाहर छोड़ा है आशीष मिश्रा टेनी को। दूसरी बात, जलियांवाला बाग से इसको जोड़ने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? कैसे बात कर सकते हैं आप? जलियांवाला बाग क्या था आप नहीं जानते? नरसंहार था वो। नरसंहार को लखीमपुर खीरी जैसे बातचीत से नहीं जोड़िएगा। ऐसे जोड़ने के काम ही यही बात आपने सीधा आपकी और आपकी पार्टी के रवैये की पुष्टि कर दी है। जो आरोप आप लोग पर लगा है, सपा और बसपा पर लगा है, उसी की पुष्टि की है आपने। क्या बात कर रहे हैं फैजान खान? माफिया बगल में लेके चले टेनी साहब को। बगल में लेके मुख्तार अंसारी को कौन चल रहा था? बगल में लेके राजा भैया को कौन चल रहा था? बगल में लेके माफिया को, बंदूक को लेके कौन चल रहा था? मुझे बताइए। बात कर रहे हैं आप? अरे अगर आपको निर्मम हत्या की बात करनी है तो उन सारी लाशों को निकालिए जो चुपचाप दफन कर दी गई मारने के बाद मुख्तार अंसारी और राजा भैया जैसे लोगों द्वारा। बताएं आपको एक-एक करके। वाराणसी के ब्लास्ट में 2008 में हूजी के सदस्य के खिलाफ केस किसने वापस लिया? राकेश त्रिपाठी। ये लोग हैं अभी इस बात को जितना ये बोल रहे हैं फैजान खान, उतना इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि आतंकवादियों को किस तरह से इन लोगों ने संरक्षण दिया और लचर रवैया अपनाया। जलियांवाला बाग और लखीमपुर खीरी में समानता ढूंढ रहे हैं ये लोग। इस तरह की बात कर रहे हैं। राकेश त्रिपाठी। फैजान जी जरा चुप रहिए भाई, आप लगातार बोल रहे थे। फैजान साहब, मैं सुन रहा था 2006 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सीरियल ब्लास्ट होते हैं। संकट मोचन मंदिर में ब्लास्ट होता है, दशाश्वमेध घाट पर ब्लास्ट होता है, रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट होता है, लोगों की मौत होती है और उसमें आतंकवादी वलीउल्लाह और समीम गिरफ्तार किए जाते हैं। मार्च 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं और 26 अप्रैल 2012 को यानी सरकार बनने के 1 महीने के भीतर ही अखिलेश यादव जी के प्रमुख सचिव न्याय लोक अभियोजक को पत्र लिखते हैं कि लोक हित में और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए इन आतंकवादियों से मुकदमे वापस ले लिए। इतनी दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट एक कहती है कि आज आप आतंकवादियों से मुकदमे वापस ले रहे हैं, कल इन्हें पद्म पुरस्कार दे देंगे। दुर्भाग्य यह है कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की इस कार्रवाई को आज कंडेम करने की बजाय लखीमपुर हिंसा के साथ उसको जोड़ने का काम फैजान खान कर रहे हैं और उसके साथ साथ में ये उसको जलियांवाला बाग के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। अरे जलियांवाला बाग कांड सत्ता के द्वारा पोषित था, सत्ता की ताकत से था। आप फैजान खान चुप करिए, फैजान खान, आपको राजनीतिक समझ नहीं है। आपको मालूम है कि लखीमपुर के पूरे मामले में जो उसके आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ, गिरफ्तारी करके जेल में आपको समझ नहीं है, समझ नहीं है कि कैसे ढालते लोगों को राजनीतिक समझ अभी देखिए, अभी फैजान खान बात को घुमाइए मत। आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात, आतंक को संरक्षण देने की बात यहां पर हो रही है। आपके पास विषय नहीं होता, आप विषय घुमाने की बात करते हैं।
सत्ता में रहने के बावजूद, एमओएस होम का बेटा होने के बावजूद उसके खिलाफ उसी तरह से पेश आया गया जैसे किसी मुजरिम के खिलाफ होना चाहिए। चार्जशीट में मेरे एक्यूज जैसा नाम उसका है कि नहीं है? अदालत ने उसको बेल दिया है, नहीं तो वो सलाखों के पीछे है कि नहीं है? आपके कार्यकाल में मुझे एक बात बताइए ना, बीएसपी का कौन सा व्यक्ति था जिसको सलाखों के पीछे डाला गया? क्या मुख्तार अंसारी आपके कार्यकाल में सलाखों के पीछे था? क्या राजा भैया आपके कार्यकाल में सलाखों के पीछे था? कौन नहीं था? कौन था? आपने कभी खड़े होकर कहा कि इन लोगों के खिलाफ केसेस वापस क्यों लिए गए हैं? आप लोगों ने कभी खड़े होकर कहा कि इन लोगों के खिलाफ केसेस वापस क्यों लिए गए? क्यों लिए गए? आपके कार्यकाल में भी केसेस वापस लिए गए। आपके कार्यकाल में भी केसेस वापस लिए गए। आजमगढ़ जो कि गढ़ है गुंडागर्दी का, जो कि गढ़ है तस्करी का, जो कि गढ़ है अवैध असला बारूद का, वहां का एमपी इस वक्त कौन है? उसका पूर्व एमपी कौन है? मुझे बताइए। इनको बदजुबानी करने के अलावा, गलत तर्क करने के अलावा और कुछ आता नहीं है। फैजान खान, मैं पूरी तरह से हैरान हूं कि बीएसपी के वक्ता होने के बाद आपने इस तरह के बयान कैसे दिए, जबकि आप खुद जानते हैं कि कांशीराम भी पंजाब से थे, और आपने इस तरह का बयान कैसे दिया, मैं खुद हैरान हूं। लेकिन अब नहीं रुकिए फजील अहमद, नहीं छोड़िए, नहीं गलत बात कर रहे हैं आप, गलत बात कर रहे हैं। आप गलत तर्क दे रहे हैं। देखिए, एक गरिमा है डिबेट की, उसको मैं लांघना नहीं चाहता, लेकिन आपने जिस तरह की बदजुबानी की है आपको माफी मांगनी चाहिए। और मैं चाहूंगा कि बीएसपी लीडरशिप आपके इस बयान को संज्ञान में ले और आप पर कार्रवाई करे और एक स्टेटमेंट जाहिर करे कि किसी चीज को, लखीमपुर खीरी के घटना को जलियांवाला बाग से जोड़ना, यानी आपने जलियांवाला बाग में जो कांड हुआ है, जो नरसंहार हुआ है, उसका अपमान किया है। उन हजारों लाखों सिखों का और पंजाबियों का आपने दिल तोड़ा है, जो कि जानते हैं कि जलियांवाला बाग के आंसू उनके आज भी बहते हैं, उनका खावा आज तक नहीं भरा है। आपने जो कहा फैजान खान, बहुत गलत बात कहा। अगर आप कांशीराम जी कहां से आते हैं, कांशीराम जी का अगर आप सही में आदर करते हैं तो आप ऐसी बात कभी नहीं करते। आप ऐसी बात कभी नहीं करते फैजान खान, आप ऐसी बात कभी नहीं करते। कितने हल्के में ले लिया आपने जलियांवाला बाग को, जलियांवाला बाग को अंजाम देने वाले जनरल डायर को भी एक इस देश के देशभक्त ने ही ढूंढ निकालकर उसको सजा दी थी, उसको कोई सजा नहीं मिली थी। वहां वो क्या हुआ और लखीमपुर खीरी में क्या हुआ? लखीमपुर खीरी में 8 लोग मरे थे। जो 4 को लिंच किया गया था, उनको लिंच करने वाले कौन है? उनके नाम बताइए मुझे फैजान खान। उनका संरक्षण क्यों कर रहे हैं? उनका नाम नहीं लेते आप। फजील अहमद एक बात बताइए, बहुत गहरा आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा और अमित शाह द्वारा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में कम से कम 14 ऐसे केसेस सामने निकल कर आते हैं जब आतंकवादियों के खिलाफ लचर रवैया, आतंकी घटनाओं और उसमें जो एक्यूज्ड हैं उनके खिलाफ लचर रवैया दिखाया गया। कहीं तो बड़े संगीन केसेस दर्ज थे, चार्जेस दर्ज थे, वहां केसेस को वापस ले लिया गया। जब सरकार बदली तो रवैया बदला। देखिए, अभी आप कह रहे थे एसआईटी ने अदालत को ये रिपोर्ट दिया, चार्जशीट दिया कि टेनी ने इंटेंशन होकर के, मतलब लोगों को कुचलने की नीयत से वो गाड़ी पे चढ़ाई। तो आप इतना जस्टिफाई क्यों करते हैं? हमको ये नहीं समझ में आता है कि आप किसी को जस्टिफाई नहीं किया जा रहा है। जब 5 सवाल सीधा फजील अहमद एक ही बात थी, क्या वो अरेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, क्या वो बिहाइंड बार्स है कि नहीं है, क्या उस पर कार्रवाई चल रही है कि नहीं चल रही है, कि नहीं चल रही है। आप आतंकी घटनाओं पर क्यों नहीं बोलते? संकट मोचन मंदिर में जब ब्लास्ट हुआ था, फैजान खान आपका नाम फजील अहमद है क्या? मैं फजील अहमद से पूछ रहा हूँ, संकट मोचन मंदिर का जो आरोपी है उसके खिलाफ केस वापस क्यों लिया गया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वाराणसी ब्लास्ट के केस वापस क्यों लिया गया? राकेश त्रिपाठी बोलिए, राकेश त्रिपाठी। आज 7 साल के बाद आपको याद आ रहा है कि केस वापस क्यों लिया गया? इसके पहले याद नहीं आ रहा था। आपका बयान बहुत आपत्तिजनक है और फैजान खान ने जिस तरह से अपने इतिहास का ज्ञान दिखाया है, ये स्पष्ट हो गया है कि मदरसे की शिक्षा पर बैन करना चाहिए। मदरसे की शिक्षा में ये इतिहास की भी जानकारी नहीं दी जाती है और ये फैजान खान 100%
मदरसे की शिक्षा की पैदाइश है, इसके नाते इनके साथ समस्या है। देखिए वो और कहाँ बहुजन के हैं, क्या पैदाइश है, क्या पढ़ाई है, उससे मुझे लेना देना नहीं है, लेकिन वो भारत के भारतवासी है और भारत के इतिहास को और जलियांवाला बाग को अगर वो नहीं जानते, कांशीराम जी जो पंजाब से थे और पंजाब के इस खूनी इतिहास को अगर वो नहीं जानते और उसको इस तरह से लखीमपुर खीरी से जोड़ने की बात कहते हैं और लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा बयान दे दिया, तो फिर मैं चाहता हूं कि बीएसपी इसको संज्ञान में ले और खुद डिसाइड करे कि फैजान खान जैसे लोगों के खिलाफ किस तरह का एक्शन लेना चाहिए और फैजान खान खुद डिसाइड करें। इस भारत में रहकर भारत के इस इतिहास को इतने हल्के से ब्रश कर देना और कह देना और उसको एक लखीमपुर खेरी जैसे दुखद घटना है लेकिन उससे जोड़कर उसको बराबरी करना, क्या उन्होंने खुद ठीक किया? अखाड़ा में फिलहाल बस इतना ही।